सभी को मेरा नमस्कार। आज हम संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने जा रहे हैं। हमारा संविधान बहुत बड़ा है और जितने सालों से ये कार्य कर रहा है उससे लगता है कि सफल भी है, लेकिन कुछ आलोचक इसका आलोचना भी करते हैं और इसको उधार लिया हुआ पुलिंदा बताते हैं। उधार लिया हुआ पुलिंदा बताने का उनका एक जो तर्क है वो ये कि बहुत से देशों से ये लिया गया है। इसमें अनेक देशों की अच्छी अच्छी बातों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्ययन किया और इसके आंकड़े पर यदि हम जाएं तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और जो बातें हमारे देश के अनुकूल थी, जिनको अपनी देश की परिस्थितियों में लागू कर सकते थे, उनको हमने लागू किया। और सफलता का राज यही है कि अब तक 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक एक बार इमरजेंसी 25 जून 1975 की इमरजेंसी को छोड़ दे तो एक सफल संविधान साबित हुआ है। अमेरिका के संविधान से हमने जो मुख्य सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान। सबसे पहले जो हमने अमेरिका के संविधान से चीज ली वो थी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को हमने अपने संविधान में शामिल किया और क्योंकि हमारे संविधान में 1 से 395 तक धाराएं हैं जिनको अनुच्छेद भी हम कहते हैं, तो इसे 12 से 35 तक हमने शामिल किया, यानी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 है। जब ये हम चीज़ें पढ़ते हैं तो इसके साथ अन्य छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वो भी हमने अमेरिका से लिया। इसका अर्थ जो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी नहीं होते उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको एक नाम और है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन। अर्थात लोकतंत्र को चलाने में 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इससे बड़ा होता है संविधान, यानी विधायिका है, संसद है, वो संविधान के अनुसार कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी। लेकिन ये देखना कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं, ये अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है। यानी उनका निरीक्षण किया जा सकता है कि जो कानून सरकार ने, संसद ने अभी बनाया है, संसद ने बनाया और कार्यपालिका ने लागू किया है, क्या वो संविधान के अनुसार है। इसका पुनर्विलोकन का एकमात्र जो अधिकार है वो हमारी न्यायपालिका को है। ये अधिकार भी हमने जो ये अनुच्छेद है हमने प्राप्त किया है वो अमेरिका से। एक संविधान की सर्वोच्चता हमारे संविधान में, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा जो अधिकार है वो 12 से 35 तक है। तो संविधान की जो अनुच्छेद की धारा 13 है वो संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। इसलिए हमारे देश में जब बहस होती है तो कहा जाता है कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, देश की सारी संस्थाएं हैं वो संविधान के अनुसार सदी है। अंतिम फैसला संविधान के मूल ढांचे के अनुसार ही होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो तरीका है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र रहे, इसकी जो कार्यप्रणाली है वो सिस्टम भी हमने सारा अमेरिका से प्राप्त किया। एक उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से प्राप्त किया। अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति उनका चुनाव होता है हर 4 साल के बाद। उसी तरह हमने भी एक उपराष्ट्रपति का पद रखा। अमेरिका हो या भारत हो, दोनों उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो ज़्यादा उनकी पद है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन अमेरिका में यदि राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है और बाकी समय के लिए वो राष्ट्रपति ही रहता है, सारी राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। हमारे थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया कि यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम करता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना पड़ता है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है तो
वापस उपराष्ट्रपति ही अपना पद ले लेता है और नया चुना हुआ राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो हमने प्राप्त की है अमेरिका से। और जब राष्ट्रपति काम कर रहा होता है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो लोकसभा के जो सभा अध्यक्षता करते हैं उनको अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर। और जो राज्यसभा है उनके जो अध्यक्षता करने वाले जो पद है वो है सभापति। और जो पदेन उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद हमने रखा है वो संविधान की धारा 63 में रखा गया है। तो हमें आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। उसके बाद दूसरा बड़ा देश आता है सोवियत संघ। 1917 में सोवियत रूस में क्रांति हुई थी। 1922 में 15 देशों ने मिलकर एक बड़ा सोवियत संघ का गठन किया। और फिर इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमने मौलिक कर्तव्य जो सोवियत संघ से हमने प्राप्त किए और अपने एक संशोधन के द्वारा अपने संविधान में जोड़ लिए। इसको 42वां संशोधन भी कहते हैं। तो कह सकता है मौलिक कर्तव्यों को कहाँ जोड़ा गया, तो 51A में। और कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां, और कांग्रेस की सरकार थी। और कहाँ जोड़ा गया, तो 51A। और इसके अलावा हमने न्याय फ्रांस के संविधान से भी हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों को शामिल किया, क्योंकि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी और राजवंश के खिलाफ फ्रांस की जनता ने जो बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, उनका एक ही मुद्दा था कि हमें अपने देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की व्यवस्था करनी है। तो वो जब वो आज़ाद हो गए, उन्होंने अपने संविधान में शामिल किया। और फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमने भी अपने संविधान में शामिल किया। और जो स्वतंत्रता का जो व्यवस्था है वो हमने की थी अनुच्छेद 19 से 22। और समानता का जो व्यवस्था की है वो है 14 से 18। और इसी तरह हमने बंधुत्व, यानी बंधुत्व का मतलब सभी लोग समान, जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जर्मनी से हमने प्राप्त किया था आपातकाल में, आपातकाल देश यानी देश किसी संकट से गुजर रहा है तो देश में आपातकाल इमरजेंसी लगानी पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था हमने जर्मनी से प्राप्त की। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है। और जो राज्य में आपातकाल लगता है वो 356। और वित्तीय संकट का जो आपातकाल है वो 360 में लगाया जाता है। और ये एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है उसके अधिकार। फिर प्रश्न बनता है क्या आपातकाल में अधिकारों का निलंबन हो जाता है? हाँ, हो जाता है। लेकिन जनता सरकार के समय में 44वां संशोधन किया गया था। जनता दल की जब सरकार इमरजेंसी लगने के बाद, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगने के बाद, तब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कम हो गई। 77 में जब दोबारा चुनाव हुए, जनता दल की सरकार आई और जनता दल की सरकार ने 44वां संशोधन किया था, जिसमें 42वें संशोधन में जो बहुत सी बातें जो हमारे संविधान के अनुसार नहीं थी वो, और इसके अलावा एक ये व्यवस्था की गई कि मौलिक अधिकार आपातकाल में भी जो 20 और 21 है, यानी जीने का अधिकार। इस बारे में एक मध्य प्रदेश की एक आपातकाल की घटना है, उसको आप अधिकारों के संबंध में वो जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ये बहुत विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो। लेकिन 20 और 21 का जो मौलिक अधिकार है वो आपातकाल में भी खत्म नहीं हो सकता। और राज्यों में आपातकाल लगता है जब राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहे होते, जैसे कि आजकल मणिपुर में आपातकाल चल रहा है। इसके बाद आता है एक बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में। तो इसमें समवर्ती सूची नाम से एक सूची होती है, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब
हमें समझना ये जरूरी है कि समवर्ती सूची होती क्या है। तो हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र और राज्य। लेकिन यदि एक ही कानून में दोनों में टकराव हो जाए तो केवल केंद्र सरकार का ही कानून ही लागू होता है। और इसकी व्यवस्था है जो संविधान के जो धारा 246 है, अनुच्छेद 246 में 1, 2, 3, यानी पहले संघ सूची 246(1) और फिर समवर्ती सूची 246 और उसके बाद राज्य सूची 246(3). इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। जो इसमें जो समवर्ती सूची है वो सूची हमने प्राप्त ली है ऑस्ट्रेलिया से। और इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है अपशिष्ट शक्तियां, यानी जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उस समय अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार को दे दिया गया, यानी जो विषय राज्य सूची में भी नहीं है, संघ सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है, जैसे इंटरनेट उस समय नहीं था, अपशिष्ट शक्तियों में अब शामिल हो गया। तो ये व्यवस्था की गई, जितनी भी अपशिष्ट जो बच गई शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, नए कानून समय के अनुसार जो आएंगे वो केंद्र ही कानून बनाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य का विषय भी हमने वहां से लिया और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो अवधारणा थी वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की। यानी राज्यसभा और लोकसभा, संसद के 2 पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा। और एक इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि संसद के पार्ट कितने हैं तो 2 नहीं है, 3 हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनके अलग अलग सदन हैं, अलग अलग बैठक होती है, अलग अलग बिल पेश होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार तो नहीं कह सकता मैं, राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से हमने लिया संघीय प्रणाली। कनाडा देश से संघीय प्रणाली हमने ली, जैसे संघ तो अमेरिका में भी है। यानी संघीय प्रणाली क्या होता है, राज्यों से मिलकर, राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, उसको संघ कहते हैं। कनाडा देश से संघीय प्रणाली हमने ली, जैसे संघ तो अमेरिका में भी है। यानी संघीय प्रणाली क्या होता है, राज्यों से मिलकर, राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, उसको संघ कहते हैं। तो ये संघीय, जैसे अमेरिका में 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया, वो संघ हो गया। लेकिन भारत का संघ, अमेरिका का संघ और कनाडा का संघ में जो आधारभूत अंतर थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये जो संघीय प्रणाली है, यानी राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण है, वो संघ कहलाता है। इस संघीय प्रणाली में 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलकर देश का शासन चलाती है उसको संघीय सरकार कहते हैं। हमारे 4 स्तर पर सरकारें हैं, एक पंचायत, नगरपालिका, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार। लेकिन संघीय सरकार में भी केंद्रीय सरकार है वो ज्यादा प्रभावशाली रहती है, शक्तिशाली होती है। और यदि संविधान के अनुसार पढ़े तो अमेरिका की जो सरकार है वो संघीय सरकार के जितने विशेषता है वो सभी को लागू करती है। उनके राज्य, जैसे दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जिस राज्य का जो नागरिक है वहाँ का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। हमारे दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारी एकल नागरिकता है जो हमने इंग्लैंड से प्राप्त किए है। और इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा है, वो संसदीय प्रणाली का ढांचा भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। तो और एक मैंने आपको समवर्ती सूची संघ और समवर्ती राज्य सूची ये बताया था, इसमें अपशिष्ट शक्तियां बताई थी, वो अपशिष्ट शक्तियां हमने कनाडा से प्राप्त की हैं। और आयरलैंड एक देश है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का इंग्लैंड की तरह ही एक देश है। जैसे यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, उसमें एक आयरलैंड भी है। तो आयरलैंड में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, और ये अनुच्छेद 51 में हमें शामिल किए हैं।
यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं? हमारा संविधान हमें ये बताता है, सरकार को ये बताता है कि आपने जनता के कल्याण के लिए ये कार्य करने हैं। आपने वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देना है, पर्यावरण को बढ़ावा देना है, जो SC/BC जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रबंध करना है। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी विशेषता करती है जिससे सम्मान, देश का सम्मान रूप से विकास हो सके, सबका एक साथ विकास हो सके। जो हमारे देश की आज़ादी के समय भी एक चुनौती थी कि हमें समान रूप से विकास करना है, उसकी पूर्ति है हमारे राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत करते हैं, जो अनुच्छेद 51 में शामिल हैं। अब मैंने एक आपको बताया था 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अब राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, ये यहाँ समझना जरूरी है, ताकि आपको याद रहे कि 51 में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं और 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए है, मौलिक कर्तव्य है वो देश के नागरिकों के लिए है, यानी एक देश के नागरिक के अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। और राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का इस तरह समझ सकते हैं कि वो हमारे देश की सरकार के कर्तव्य है। तो जिसे संविधान की ओर से सरकार को निर्देश दिया जाता है कि आप देश के लिए ये करेंगे, तो हम साधारण भाषा में समझे तो मौलिक कर्तव्य है जिसका नाम है वो तो है नागरिक के कर्तव्य, और राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो है हमारी देश की सरकार के कर्तव्य जिनकी पालना जरूरी है। तो इसका आपको याद रखना है 51 और 51A। और इसके साथ ही संविधान की मुख्य बातें मैंने आपको बताई, और इसके अलावा जो परीक्षा के उपयोगी चीजें थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। वैसे ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, क्या क्या शामिल किया, किस किस अनुच्छेद में किया, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इतना काफी है। और इसके अलावा जो जिसको कहा जाता है कि ये उधार का पुलिंदा है, उसमें 1935 का इंडिया एक्ट, तो जो अंग्रेजों ने हमारे लिए 1935 में दूसरे विश्व युद्ध के पहले ही बना दिया था, वो इसलिए बनाया था कि हमारे क्रांतिकारी नेता थे और जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सुभाष चंद्र बोस और ये जो क्रांतिकारी बहुत से नेता थे वो कांग्रेस की नीतियों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और देश की जनता है वो इन नेताओं के पीछे होली थी। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत को अब ज्यादा दिन गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1935 में इंडिया एक्ट एक प्रकार का मिनी संविधान, अब जो हमारा संविधान है ऐसा ही एक संविधान टाइप भी लेके आए, जिसमें बहुत ही विस्तार से हर चीज को छुआ गया। और हमने भी उस इंडिया एक्ट 1935 को लगभग कहूँगा कि उसको हमने हमारे संविधान में जगह दी। हमने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को भी अपनाया, हमने इंग्लैंड की एकल नागरिकता को भी अपनाया, क्योंकि इंग्लैंड भी एकल नागरिकता देता है और हमारा देश भी एकल नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं, हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नागरिक नहीं है, हमारी एकल नागरिकता है। और इसीलिए ये व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड से ली। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस विषय में परिचित करवा दूं, ताकि आपकी आगामी परीक्षा में आपके काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।